जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हम लोग हिस्ट्री को स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को देख चुके थे। प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 भाग में बांटे थे। पूरा पाषाण उसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल बोले थे। पाषाण काल को 3 भाग में बांटे थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल। एक तांबा का खोज हो जाने के कारण एक अलग से काल में डिवाइड किए, फिर उसको ताम्र पाषाण काल नाम दिए। उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है आज तक, उसको हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और क्या हम लोग जो कल कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़े हैं उससे रिलेटेड प्रश्न बन रहा है कि नहीं। तो पहले आप लोग जाके कल वाला लेक्चर को देखिएगा जिसमें हम लोग कंप्लीट प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ चुके हैं। उसके बाद आके इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, काहे कि लेट नहीं करेंगे और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि हम लोग का डिफिनेशन क्या बना था प्राग ऐतिहासिक काल का, कि जिसमें हम लोग को कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, यानी प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी हम लोग को सिर्फ पुरातात्विक आधार पर ही मिली हुई है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग क्या बोले थे कि पत्थरों का यूज होता था, जिसके कारण हम लोग उसको पाषाण काल नाम दिए थे ना। तो यहाँ वही चीज़ लिखा हुआ है कि जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और अर्ध ऐतिहासिक काल का डिफिनेशन क्या बोले थे भाई, कि जिस कालखंड की जानकारी हम लोग को लिखित स्रोत पर मिलती है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, उसको हम लोग अर्ध ऐतिहासिक काल बोलते हैं। वही चीज़ लिखा हुआ है कि अर्ध ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं। लिपि के साक्ष्य का मतलब होता है कि लिखने की कला तो जानते हैं, लेकिन किंतु उसके अपठ्य या फिर दुर्बोध होने के कारण उसे सीधे या फिर पूर्ण नाम तिथियां आदि निश्चित नहीं की जा सकी। बहुत खतरनाक हिंदी लिखा है, तो हम लोग हिंदी को बेहतरीन ढंग से समझते हैं कि उसको जो अपठनीय है, यानी पढ़ नहीं सके हैं, सीधा सीधी बात। उसके बाद ऐतिहासिक काल की जानकारी हम लोग देखे थे कि जिसको पढ़ा भी जा सका है और जिसकी जानकारी स्पष्ट रूप से लिखी हुई में मिली है और वही लिखा हुआ हम लोग पढ़ने में भी कामयाब हो पाए हैं, उसको हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी आप लोग जाके कॉन्सेप्ट क्लास को देखिएगा, कल वाला लेक्चर, उसमें बेहतरीन ढंग से और भी समझाए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन है आपका पहला नंबर क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग अभी बनाएंगे सब पूछा हुआ है हर एक एग्जाम में। जैसे हो गया आपका यूपी का कोई एग्ज़ाम होगा, या फिर बिहार का कोई एग्ज़ाम होगा, फिर झारखंड का कोई एग्ज़ाम होगा। झारखंड का जैसे झारखंड पीसीएस में पूछता है, यूपी पीसीएस में पूछता है, बीपीएससी में पूछता है। सारे का क्वेश्चन आता है। आपका घटना चक्र का एक बुक आता है उससे, और वहीं से क्वेश्चन हम लिए हैं। इसका हिंदी में बोलते हैं पूर्णावलोकन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला नंबर आपका पूछ रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। तो कल हम लोग बताए थे कि रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। और क्या थे भाई, भूगर्भ वैज्ञानिक के साथ साथ वो एक पुरातत्वविद थे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा है 2015 में कि रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक क्या थे, तो एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। यानी 2015 में जो बच्चा इस क्वेश्चन को किया होगा, या फिर 1 मारा होगा या फिर 2 मारा होगा, तो दोनों में से दोनों सही होगा। ठीक है, तो वही चीज आंसर में भी लिखा है, 1 और 2 दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युगीन यानी त्रियुगीन विभाजन किसने किया था। तो कल बताए थे ना कि इतिहास को त्रियुगीन विभाजन करने वाले जो लेखक थे या फिर जो विद्वान थे, उनका नाम था क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। क्या नाम था, पूरा नाम था क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, थॉमसन ने किया था। किसको बांटा था, तो इतिहास को 3 भाग में बांटा था, त्रियुगीन विभाजन किया था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो धातु मिला था, यानी मिलने वाले धातु के आधार पर त्रियुगीन विभाजन इतिहास को थॉमसन ने किया था। वही चीज़ लिखा हुआ है डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में। अच्छा, ये भी बताए थे कि जो आपका कोपेनहेगन संग्रहालय है ये कहाँ पे है, तो डेनमार्क में है। डेनमार्क यानी यूरोप में है। कोपेनहेगन संग्रहालय है क्या भाई, तो कोपेनहेगन संग्रहालय मान के चलो कि एक रूम है जिसको नाम दिया गया है कोपेनहेगन संग्रहालय, और वहाँ पे जो है पुरातात्विक स्रोत को, पूरे विश्व का पुरातात्विक स्रोत को इकट्ठा किया जाता है और जांच किया जाता है कि किस काल की घटना है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसके पहले ये वाला थोड़ा सा देख लो। ये वाला यानी जो अभी हम लोग पढ़े थे ना कि रॉबर्ट ब्रूस फूट
कौन थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा इसमें जानकारी दिया हुआ है, तो इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश के भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। अभी हम लोग देखे थे कि रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे भाई, तो एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालिक बस्तियों का अन्वेषण, मतलब कि बोल रहा है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों की खोज करना स्टार्ट किया था और अन्वेषण किया था, यानी उत्खनन करने का शुरुआत किया था। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखनी है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगीन यानी त्रियुगीन विभाजन किसके द्वारा किया गया था, तो थॉमस के द्वारा, थॉमस नहीं थॉमसन के द्वारा। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी में और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एक आयोग बैठा था 1820 और 1818 में एक आयोग बैठा था और उन्होंने बताया कि सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युगीन यानी त्रियुगीन विभाजन जो है क्रिश्चियन जुरेशन थॉमसन ने किया था। क्रिश्चियन जॉन थॉमसन, इसको हम लोग शॉर्ट में याद रखते हैं, क्रिश्चियन जॉन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में, भारत के इतिहास के बारे में बताना है कि अलेक्जेंडर री लॉन्सन, रॉबर्ट स्वैम, जेम वर्गस और वाल्टर इटलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे, तो ये आपका जो है पुरातात्विक उत्खनन से जुड़ा हुआ था। तो अलेक्जेंडर री लंगहर्ट, रॉबर्ट स्वेल और जेम्स वर्गेस और वाल्टर लियट जो है पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया था, यानी दक्षिण भारत का उत्खनन करने का काम किया था। कौन, देखो कब पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है एग्जाम, 2023 का एग्जाम में पूछा गया है आपका। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार, यानी हम लोग जो उत्खनन किए ना, उसके प्रमाणों के अनुसार आपको बताना है कि पशुपालन आरंभ हुआ था। हम लोग को जो जानकारी मिली है पशुपालन का कहाँ से मिली है, तो कल हम लोग बताए थे कि मध्य पाषाण काल से हम लोग को पशुपालन की जानकारी मिलने लगा था। कहाँ से, तो मध्य प्रदेश का था ना, जगठो आदमगढ़ से, लेकिन व्यवस्थित ढंग से नहीं देखने को मिला था, लेकिन पशुपालन की जानकारी हम लोग को मिलने लगा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, मध्य पाषाण काल से, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है आपका। देखो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ यानी नर्मदापुरम, आदमगढ़ को पहले बोला जाता था नर्मदापुरम, यानी मध्य प्रदेश तथा बागोर के राजस्थान यानी भिंडवाला से मिला हुआ है। तो 2 जगह से हम लोग को पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से, एगो मध्य प्रदेश से और एगो राजस्थान से। राजस्थान के भिंडवाला से यानी बागोर से, और मध्य प्रदेश का जो है आदमगढ़ से पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, मध्य पाषाण काल का साक्ष्य मिलता है। मध्य पाषाण में मतलब पशुपालन किया गया था। तो सबसे पहले पशुपालन आरंभ हुआ है कब, मध्य पाषाण काल में, लेकिन व्यवस्थित ढंग से था क्या, नहीं, इसको कल के वीडियो में बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मध्य पाषाणिक प्रसंग में, भाई मध्य पाषाण काल के बारे में बता रहा है, पूछ रहा है, वही चीज़ पूरा खतरनाक हिंदी टाइप में लिखा है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण। ले भाई फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है कि नहीं, मध्य पाषाण काल के बारे में बताना है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, यानी मध्य पाषाण काल में पशुपालन। अच्छा इसमें देखो आदमगढ़ है, तो चलो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आदमगढ़ अगर ये नहीं रहता तो क्या होता, बागोर रहता, और दोनों रहता तो दोनों सही होता, बागोर भी, और यहाँ पे लिख सकते हैं बागोर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है 5 का आंसर। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए ना, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी के उपकरण तो बताए थे कि हड्डी का उपकरण जो प्राप्त हुआ है कहाँ से मिला है भाई, तो ये आपका महदहा से मिला है। कहाँ से मिला है, महदहा से मिला है और सराय नहर से मिला है। महदहा से और सराय नहर से जो है हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और किस काल की घटना है, तो मध्यपाषाण काल की घटना है। तो मध्यपाषाण कालीन महदहा, महदहा। अच्छा, बहुत सारे शव मिला है, तो बहुत सारा शव मिला है दमदमा से। दमदमा कहाँ है, यूपी में ही है दमदमा। आपका याद करने का ट्रिक भी बताए थे कि दमदमा से दमे लाश मिला है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो, मध्यपाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। देखो मध्यपाषाण कालीन जो महदहा है कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो प्रतापगढ़ जिला में है। भाई एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था इससे कि महदहा जो है किस जिले में है, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, हम आगे दिखाएंगे। प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण जो है प्राप्त हुआ है। हड्डी के उपकरण भी प्राप्त हुआ है और सिंग से जो है सिंग से भी क्या बोलते हैं उसको, उपकरण बनाया गया था, वो प्राप्त हुआ है। जी आर शर्मा जी बताते हैं कि महदहा में 3 क्षेत्र का उल्लेख करते हैं। कौन, तो जी आर शर्मा। जो झील क्षेत्र है, उसके बाद बुचड़ खाना है और संकुल क्षेत्र है, एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। इन्होंने 3 क्षेत्र में बांटा था। बुचड़ खाना संकुलन क्षेत्र में मुख्यतः, साथ ही कब्रों में झील निक्षेप से हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नहर से भी अल्प मात्रा में जो है हड्डी के उपकरण मिला हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो सराय नहर और आपका महदहा से। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हो जाएगा। 2010 का क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीपीसीएस मेंस का। अगला क्वेश्चन हो जाता है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाणिक काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। अभी हम लोग देखें कहाँ से भाई, तो हड्डी से निर्मित उपकरण जो या फिर आभूषण, भाई उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन पूछ रहा है। हड्डी से निर्मित आभूषण पूछ रहा है, पहले बोला था उपकरण। भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है, माने मध्यपाषाण काल की घटना है और वहां से प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से, सराय नहर से और महदहा से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। 2013 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि निम्नलिखित पाषाणिक स्थलों को, अब देखो पाषाण काल में आ जाओ, सीधा देखो पाषाण काल में आ जाओ। पाषाण काल के बारे में पूछ रहा है कि मध्यपाषाणिक स्थलों को, अच्छा मध्यपाषाण काल के ही बारे में पूछ रहा है ना। तो निम्नलिखित मध्यपाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से देखो ये क्या होता है भाई, ये उत्तर होता है ऊपर वाला, नीचे वाला दक्षिण होता है, इधर वाला पश्चिम होता है और इधर वाला पूर्व होता है। तो बोल रहा है कि मध्यपाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से, किधर से, पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। माने सबसे पश्चिम में कौन था, उसके बाद धीरे धीरे करके पूर्व में कौन था, इसको बताना है। तो सबसे पश्चिम में आपका था सबके महदहा। कौन था, महदहा। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन और इस तरह का ऑप्शन मिले ना, तो एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करना। जैसे कि हमको पता है कि महदहा जो है सबसे पश्चिम में था इस सबसे, तो 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 किस में है, सी में है और ए में है। उसके बाद देखो 2 को तो देखना ही नहीं है, 2 को देखना ही नहीं है, क्योंकि दोनों में है, ठीक है, 2 को देखना ही नहीं है। अब बात आता है 3 और 1 में, 3 और 1 में। तो 3 और 1 में जो है आपका बीरभानपुर, ये पश्चिम में है, और उसके बाद है आपका पेसरा। तो क्या हो जाएगा भाई, हाँ पेसरा हो जाएगा पश्चिम में, पेसरा हो जाएगा पश्चिम में। तो पेसरा हो जाएगा मतलब कि पहले हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 1 और लास्ट में हो जाएगा आपका 3। तो देखो ऑप्शन नंबर सी में है। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्यपाषाणिक स्थल महदहा है, जो प्रतापगढ़ में है। अभी पढ़े थे ना महदहा के बारे में, देख रहा है महदहा कितना इंपॉर्टेंट है। महदहा है कहाँ भाई, प्रतापगढ़ में है। अच्छा किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। लेखिया से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। लेखिया है कहाँ पे, लेखिया भी है उत्तर प्रदेश में। कौन सा जिला, तो मिर्जापुर जिला में है। मिर्जापुर एक मूवी आया है ना, उससे याद रखना है। लेखिया है आपका मिर्जापुर में। पेसरा है बिहार में, पेसरा कहाँ है, बिहार में है। और बीरभानपुर है पश्चिम बंगाल में। बीरभानपुर कहाँ है, आपका पश्चिम बंगाल में है। तो देखो ये हो गया यूपी का जगह,
ये भी हो गया यूपी का जगह, लेकिन ये सबसे पश्चिम में है दोनों में से। तो और पेशरा हो गया आपका बिहार में, पेशरा कहाँ हो गया, बिहार में। बीरभानपुर हो गया आपका वेस्ट बंगाल में, WB में। तो इस तरह करके आप लोग मिला सकते हो। ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल निकले हुए मिले हैं। कहाँ से भाई, तो क्या बताए थे कि दमदमा से दम में लाश मिला है, तो उसके अनुसार हो जाएगा इसका आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दमदमा से दम में लाश मिला है। तो वही चीज क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, 3 मिला है, 4 मिला, बहुत सारा लाश मिला है। कहाँ से, दमदमा से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित साराई नहर, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। उत्तर प्रदेश में ही है आपका कौन कौन सा जगह, तो उत्तर प्रदेश में है आपका प्रतापगढ़ जिले में स्थित 3 गो जगह है, जिसका नाम है पहला साराई नहर, फिर है महदहा और दमदमा। तीनों उत्तर प्रदेश का ही जगह है प्रतापगढ़ जिले में। और उसका उत्खनन जब किया गया तो दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप विभिन्न स्तरों यानी परतों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुआ है, मतलब मानव के अवशेष मिले हैं, समाधान के अवशेष मिले हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव के कंकाल एक साथ मिले हैं। शेष समाधानों में एक कंकाल मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है कि खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। देखो कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी, तो कृषि सबसे पहले प्रारंभ हुआ था आपका नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, लेकिन ये व्यवस्थित ढंग से था, व्यवस्थित ढंग से था। क्लियर है, ये जो है व्यवस्थित ढंग से था। अगला क्वेश्चन देखो, खदानों का उत्खनन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही समय जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुए थे। अच्छा किस जगह था, तो मेहरगढ़ वाला एरिया देखे थे ना, हाँ क्लियर है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है, तो मानव का सबसे पहला साक्ष्य मिला है आपका नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी में सबसे पहले मानव का साक्ष्य देखा गया है। कहाँ पे, नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी में अवस्थित है। हथनोरा यानी सीहोर मध्य प्रदेश में नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज जो है पुरातत्वविद अरुण सोखानिया द्वारा 1982 में किया गया था। यही हाल फिलहाल में खोज हुआ है। लगभग कितना साल हुआ है, 82, यानी उधर 18 और इधर 26 जोड़ लो कितना होता है। तो इसका खोज जो किया है कौन किया है, तो अरुण सोखनिया ने किया है, अरुण सोखनिया ने किया है। अच्छा कौन सा स्थल है भाई, तो ये एक पूरा स्थल है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, हथनोरा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। यानी मानव के जो जीवाश्म का मतलब क्या होता है, जीवों का अंश, मानव के जीवों का अंश किस घाटी से प्राप्त हुआ है, तो नर्मदा घाटी से। अभी देखे ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है, नर्मदा घाटी से। अच्छा है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, मैंने सबसे पहला मानव ने कौन सा अनाज को उपज करना स्टार्ट किया था, तो जौ। कौन सा, जौ। कहाँ से साक्ष्य मिला है हम लोग को, ईरान से मिला था ना, हाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा। देखो आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया है। जो आधुनिक मानव जो है उस समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 अनाज का उपभोग किया है। जो पहला क्या हो जाता है, जौ, फिर गेहूँ, फिर चावल, मक्का, बजरा, सोरगम और राई और जई। ये 8 जो कृषि है या फिर खाद्यान्न है, इसका उपभोग किया है आधुनिक मानव ने। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्र में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जो यानी वर्ली 800 ईस्वी पूर्व
के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया था। बताए थे कि ईरान में सबसे पहले हम लोग को जौ की खेती देखने को मिली थी। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्र में 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास गेहूं भी उगाया गया था। यानी ईरान में ही जो है, ईरान या फिर बोलो कि भूमध्य सागर एवं ईरान के बीच वाला एरिया जो था उसमें पहला जौ का कृषि किया गया, उसके बाद गेहूं का कृषि किया गया था। किसके द्वारा? मानव के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी भारत के उपमहाद्वीप के बारे में बताना है, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बताना है, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बताना है और उसमें बताना है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है लोहरादेव से। बताए थे ना कि 8000 ईसा पूर्व में नवीनतम खोज के हिसाब से लोहरादेव में कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी। कल का क्लास बाबू देखो, तब ये वाला मजा आएगा पढ़ने में। नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में, कहाँ पे है भाई? उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पे कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के संत नगर कबीर जिले में स्थित लोहरादेव है। लोहरादेव नाम देख रहा है किस तरह है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिला है वो किस चीज का फसल था? तो चावल का था ना। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य जो है कोल्डिभा से मिला हुआ है। कोल्डिभा है कहाँ? प्रयागराज जिले में बेलन घाटी के तट पर। और इस कोल्डिभा से जो चावल के साक्ष्य मिले हैं वो लगभग 6500 ईस्वी पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। मतलब चावल नहीं मिला है, चावल के भूसी के साक्ष्य मिला है। तो अनुमान लगाया गया है कि वहाँ पे चावल हुआ करता होगा, तब ना चावल का भूसी मिला है। ऐसे ही थोड़े भूसी उगेगा, भूसी का खेती होता है ना, चावल का खेती होता है उसके बाद भूसी होता है। इस तरह करके अनुमान लगाया गया है। क्लियर है? उपयुक्त संदर्भों के लिए चलो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन 2010 में और पहला वाला 2004 में, 2008 में। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, यूपी का ही पूछा होगा। देखो यूपी में ही पूछा है ये सब क्वेश्चन, 2010 में पूछा है। कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखो, अरे यार काहे नहीं काम कर रहा है। एक मिनट। हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तभी हम बताएं लोहरादेव, लेकिन अभी तो ऑप्शन में लोहरादेव ही नहीं है। लोहरादेव जब नहीं है तो मारेंगे क्या? मेहरगढ़। मारेंगे क्या? मेहरगढ़ मारेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है और है क्या बोलते हैं, लोहरादेव इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन मारेंगे मेहरगढ़ को। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका नवपाषाण युग में। अब नवपाषाण काल की ओर चलते हैं। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, यानी भारत के उपमहाद्वीप ये वाला हो गया ना, ये वाला हो गया, और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ये वाला क्षेत्र की बात कर रहा है। उस क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान में कृषि के अभ्युदय, अभ्युदय मतलब क्या होता है? मतलब कृषि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, वही चीज लिखा हुआ है। भाई हिंदी लिखा है एकदम खतरनाक वाला, इसलिए क्वेश्चन को समझो और उसके बाद आंसर को टिक लगाना है। अब बोल रहा है कि नवपाषाण काल युग में, नवपाषाण काल में कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सीधा सीधे पूछ सकता था क्वेश्चन, लेकिन घुमा के पूछा है ताकि बच्चा थोड़ा सा घबरा जाए। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम यानी यही वाला एरिया, पाकिस्तान वाला एरिया की बात कर रहा है। देखो ना, भारत ये वाला हो गया ना, ये गुजरात हो गया, तो उत्तर पश्चिम क्या हो गया? ये पाकिस्तान वाला एरिया हो गया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में किस स्थान में कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? यानी कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 18, प्राग ऐतिहासिक काल से लगभग 51 क्वेश्चन पूछा गया है और ये जो आपका पूर्वावलोकन है 2026 वाला है, रिसेंटली आया है पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से देखने को मिला है या फिर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो देखने को मिला है और पशुपालन के, तो भाई ऑप्शन में क्या है, मेहरगढ़ जानते हैं, मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एकदम मस्त क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन ना। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में, यानी उत्तर प्रदेश के बारे में बताना है। यूपी में ही पूछा होगा एग्जाम में, देखो यूपी के एग्जाम में पूछा हुआ है। 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला में बोल रहा है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। इस प्रदेश में मतलब उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनन पुरास्थलों से वैश्विक संबंध में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल हम लोग देखे हैं, यूपी के लोहरा देव से देखे हैं, कोल्डिवा से देखे हैं, तो बिल्कुल है सही बात, ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट सही है। तो जब भी इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा ना, तो क्या करना है, जब कंफर्म हो जाए कि एक सही है, तो देखो एक किसमें है, इसमें है और इसमें है, दो में है, यानी दोनों को रखना है, बाकी दोनों को डिलीट कर देना है। क्लियर है। अब देखो, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्य जौ और धान था। क्या जौ और धान था? नहीं, जौ और गेहूं था। तो ये धान की जगह में यहाँ गेहूं होता तो सही हो जाता है स्टेटमेंट, लेकिन धान है इसलिए गलत हो गया। अब दो गलत हो गया तो दो यहाँ है, दो काट दिए, ऑप्शन नंबर 1 में पहुंच जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है। नवीन खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहरा देव है। बताया था लेकिन नया खोज के अनुसार जो है लोहरा देव में चावल की सड़क से प्राप्त हुआ है। यहाँ से लगभग 8000 से 7000 ईस्वी पूर्व तक मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अतः उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, उस स्थान का नाम बताना है जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिलता है। यानी कहां से, उस स्थान का नाम बताना है जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यानी मानव जो है अस्थाई रूप से रहना स्टार्ट किया था। तो मानव अस्थाई रूप से स्टार्ट कहाँ किया था रहने के लिए, जहाँ आवास बनाएगा, आवास कहाँ बनाया था, मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छ मैदान में स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 17वीं ईसा पूर्व यानी 7000 ईस्वी पूर्व या फिर ईसा मसीह पूर्व, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 से लेके 3500 ईसा पूर्व तक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण कहाँ से मिला है भाई, तो कहाँ से मिला है, बागोर से मिला है ना, बागोर से मिला है, बागोर से, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पूरा स्थल और राजस्थान के भीड़वाला जिले में स्थित जो है बागोर से मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है 22, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसको चिलकोलित का युग कहा जाता है। चिलकोलित का ट्रिक बताए थे कि चिल्लाओगे तो मारेंगे एक तमाचा, और तमाशा से हो जाएगा आपका ताम्रपाषाण कालिक युग। तो ताम्रपाषाण युग को चिलकोलित यानी कैलकोलित तो लिख दिया है, युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 23
23 है, बोल रहा है कि आहड़ सभ्यता के बारे में बताना है। आहड़ सभ्यता क्या होता है भाई, इसके बारे में बताना है। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। आहड़वासी तंबा गलाना जानते थे। आहड़वासी जो है वो तंबा गलाना जानते थे। ठीक है, अगला देखते हैं। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। आहड़ वाले जो थे वो चावल से परिचित नहीं थे। क्या आहड़ वाले चावल से परिचित नहीं थे? बिल्कुल थे भाई। चावल के साथ हम लोग को देखने को मिला है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये क्या है, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यानी टू जिस ऑप्शन में है वो सब को काट देना है। टू इसमें है, ये कट गया, इसमें है, ये कट गया, तो 2 को हट गया, तो 50-50 में मामला सेट हो गया। अब देखते हैं अगला पढ़ के। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो धातु का काम था वो आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 जहाँ है उसको सही कर देना है। 3 यहाँ है, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। और एक देखो, आहड़ तंबा गलाना जानते थे। आहड़ जो है, आहड़वासी जो है तंबा गलाना जानते थे। बिल्कुल, आहड़वासी जो है तंबा का खोज हो गया था तो तंबा गलाना जानते थे। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। देखो आहड़वासी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आहड़ यानी आहड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक सांस्कृतिक स्थल है। आहड़ जो थे, आहड़वासी जो थे, ये ताम्र पाषाण काल के लोग थे। कहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है, तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व राजस्थान में देखने को मिला है। आहड़ या फिर वनास संस्कृति उत्तर हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थे। उत्तर हड़प्पा संस्कृति के समकालीन मतलब कि हड़प्पा का जो लास्ट पीरियड था उसके समकालीन हुआ करते थे आहड़ वाले। आहड़ संस्कृति बनास संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। आहड़ संस्कृति के लोग जो थे कृषक भी थे और पशुपालक भी थे। वे जो हैं गेहूँ, जौ तथा चावल से परिचित थे। चावल को भी जानते थे, गेहूँ को भी जानते थे और जौ को भी जानते थे आहड़ वाले। आहड़ एक अन्य नाम तंबावती यानी तंबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तंबा बहुतायत उपलब्ध था, यानी बहुत ज़्यादा उपलब्ध था तांबा आहड़ वालों के लिए। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तु तैयार करते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की भी प्राप्ति हुई है। कहाँ से? आहड़वासियों के वहाँ से, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के ज्यामिति आकृति उकरी हुई है, मतलब गड़ा हुआ है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन फिर आहड़ के बारे में पूछा है कि आहड़ अथवा बनास संस्कृति, दोनों है सेम ही है, बनास और आहड़ संस्कृति। आहड़ अथवा बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थे? तो अभी हम लोग देखें ना, किस संस्कृति के समकालीन थे, तो हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थे आहड़ संस्कृति वाले। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 25 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं? तो बताए थे मेहरगढ़, बताए थे ना कल के लेक्चर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाने वाला है इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाने वाला है? बी। 25 का बी होना चाहिए। चलो क्लियर है? बलूचिस्तान यानी BLA बोलते हैं ना बलूचिस्तान को। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है नवादा टोली का उत्खनन किसने किया है? तो नवादा टोली का उत्खनन किया गया है HD संकलिया के द्वारा। HD संकलिया के द्वारा नवादा टोली का उत्खनन किया है। किसके द्वारा? HD संकलिया के द्वारा। यूपी का क्वेश्चन है, 2009 में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। नवादा टोली कहाँ है भाई? तो नवादा टोली है आपका मध्य प्रदेश में। और इसका उत्खनन कब हुआ है? तो 1997 से 1959 तक हुआ है। डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर थे HD संकालिया। कौन थे भाई?
तो ये पूना के प्रोफेसर हुआ करते थे, को क्या नाम था, HD संकलिया, तथा और इनके साथ और एक आदमी ने काम किया था, SB देव, JD अंसारी द्वारा कराया गया था। क्लियर है। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनन ताम्रपाषाणिक स्थल है, जिसकी तिथि लगभग 1500 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। क्लियर है। नवादा अटोली का उत्खनन किसने किया है भाई, तो HD संकलिया ने। अच्छा, इसके सपोर्ट में कौन कौन काम किए थे, तो सपोर्ट में काम किए थे HB देव और JD अंसारी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है। देखो नवादा टोली अभी हम लोग पढ़े ना, नवादा टोली का खनन किसने किया था, तो अब पूछ रहा है कि नवादा टोली जो है या कहाँ पे है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी, UPPCS मेंस 2009 का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। जो मृतक को दफनाया जाता था ना, उसके रूप में किया गया है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहद पाषाण या फिर मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे हो गया स्ट्रीट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, और है आपका डोलमैन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, ये सब हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, राखी का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राखी का टीला, तो राखी का टीला जो है आपका संकन कल्लू से मिला है। राखी का टीला कहाँ से मिला है, संकन कल्लू से मिला है, संगन कल्लू से मिला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राखी का टीला कहाँ से मिला है, संगन कल्लू से मिला हुआ है। कर्नाटक के मैसूर के पास है बेल्लोरी। क्या है, कर्नाटक के मैसूर के पास है बेल्लोरी जनपद में स्थित सेंगनकेल्लू नाम का नवपाषाणिक पूरा स्थल, यहाँ से मिला है राखी का टीला। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था भाई, तो ये तो भाई फेमस क्वेश्चन है, MPPCS में पूछा होगा। देखो पूछा है, तो ये था गुफा के शिला चित्र के लिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। कौन सा कहाँ पे है भाई, अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका किस काल की घटना है, प्रागैतिहासिक काल के सेल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है, मतलब बहुत बड़ा उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विधिक रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, यानी छापा गया है, जिसमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र बनाया हुआ है। लगभग 750 शिलाश्रयों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से 500 चित्र पाए गए हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक कालिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी मारो, भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश नहीं है तो देखो भोपाल भी दिया है और अब्दुल्लागंज रायसेन भी दिया है। तो देखो अगर यदि ये ऑप्शन में नहीं रहता, ये ऑप्शन में अब्दुल्लागंज रायसेन जिला नहीं रहता, तो हम लोग भोपाल को मार के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये है जब, तो इसको मारेंगे। अब्दुल्लागंज रायसेन जिला में है आपका भीमबेटका की गुफाएं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है आपका 33 क्वेश्चन है कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है। भारत में जो है किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है, तो भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्त ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा था, यानी कौन सा भारतीय पुरातत्ववेत्त था, मतलब जो पुरातत्व का उत्खनन करता है, कौन आदमी था जिन्होंने भीमबेटका की गुफा को देखा था। उसने शिला चित्रों
प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा, यानी बताया इन्होंने कि प्राग ऐतिहासिक काल की घटना है। कौन था वो? तो वो था बी.एस. वानकर। कौन था? बी.एस. वानकर था। बी.एस. वानकर, जिन्होंने मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा था और बताए थे कि ये जो है आपका प्राग ऐतिहासिक काल की घटना है, महत्वपूर्ण घटना थी प्राग ऐतिहासिक काल की। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक काल के शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इनकी खोज जो है 1857 में हुई थी। कब हुई थी? 1857 में। कौन किया था? बी.एस. वानकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शिला क्षेत्र को विश्व विरासत के सूची में सम्मिलित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। भीमबेटका की जो शैल चित्रकला है, इसको विश्व विरासत की सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका 35। डॉक्टर विष्णुधर वानकर, भाई ये तो खतरनाक नाम हो गया, तो इन्हीं का शॉर्ट फॉर्म है बी.एस. क्या नाम है? बी.एस. वानकर। क्या नाम है? वानक्कर नाम है ना, बी.एस. वानक्कर नाम है और पूरा नाम है डॉक्टर विष्णुधर वानक्कर। तो क्वेश्चन है कि डॉक्टर विष्णुधर वानक्कर ने भीमबेटका के शिलाश्रय की खोज की थी। कब? तो अभी हम लोग देखे थे ना भाई, 1957 में देखे थे ना, 1957 के 58 के बीच में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एमपीपीसीएस का 2025 का क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट अगले साल का क्वेश्चन है, अगले साल ही पूछा था क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन को कब पूछा था? अगले साल पूछा था। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका को किसने खोजा था? ले भाई, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, 2020 में पूछा है। कौन खोजा था? तो डॉक्टर विष्णुधर वानंकर, डॉक्टर विष्णुधर वानंकर ने आपका भीमबेटका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णुधर वानंकर ने की थी मध्य प्रदेश लोक सेवा। चलो अगला क्वेश्चन है, गैरिक मृतभांड पात्र यानी ओसीपी का नामकरण हुआ है कहाँ पे? तो इसका नामकरण हुआ है हस्तिनापुर में। कहाँ पे? हस्तिनापुर में, हरियाणा का जगह है हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरुआत होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरिक मृदभांड यानी ओसीपी कहा गया है। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आया है। मतलब हस्तिनापुर का जब खुदाई हुआ तब हम लोग को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ है। 1950 से 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई बीबी लाल के निर्देशक में हुआ है। हस्तिनापुर की खुदाई किसने किया है? तो बीबी लाल ने किया है। कौन किया है? बीबी लाल ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा आपका ताम्रसम काल में, यानी ताम्रपाषाण काल की बात कर रहा है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? तो महाराष्ट्र के लोग जो थे ना, वो ताम्रपाषाण काल के महाराष्ट्र के लोग जो थे वो जो है घर के फर्श में ही मृतकों को, जो उसके पूर्वज मर जाते थे, उनको दफना देते थे। और उसको जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ, जैसे मूड रहता था उत्तर की तरफ, मूड कहाँ रहता था? उत्तर की तरफ, और दक्षिण की तरफ रहता है पैर, और इस तरह करके दफना दिया जाता था। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, और इसी को कहा गया है जोरवे संस्कृति। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को क्या कहा गया है? तो जोरवे संस्कृति कहा गया है। और महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति यानी जोरवे संस्कृति के नेवेसा, देमाबाद, चंदोली, इनामगांव आदि पुरा स्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हांडियां और तांबे की कुछ वस्तुओं भी रखी गई प्राप्त हुई है। अच्छा, यहाँ से जो है ना, यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछता है कि आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, इसको ध्यान में रखना कि महाराष्ट्र में जो है आपका, महाराष्ट्र में नेवासा भी है, देमाबाद भी है, और चंदोली भी है, और इनामगांव भी है। इसको क्यों बता रहे हैं? आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें समझा देंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी जस्ट ही आएगा क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है 39।
39 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान में मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान में प्राप्त हुआ है, यानी मानव के कंकाल प्राप्त हुआ है, वहाँ से कुत्ते के भी अवशेष मिले हैं। तो वो चीज़ हम लोग को देखने को मिला था बुर्ज होम में ना, उसको गर्तवास के नाम से हम लोग जानते थे। तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास यानी गड्ढे वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के, फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑप्शन नंबर बुर्ज होम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बुर्ज होम। अगला क्वेश्चन है गर्त आवास के साथ बुर्ज होम, गर्त आवास के साथ बुर्ज होम। देखो कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, 2010 में, 11 में, 2008 में। अगला क्वेश्चन है आपका 42 क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 42 क्वेश्चन बोल रहा है कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, यानी ये सब का मिलान करना है ये सब से, यानी ये सब जो दिया हुआ है आपका जगह दिया है और ये सब क्या दिया है, काल दिया है, यानी कौन से काल की कौन सी जगह है इसको बताना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, पुरापाषाण काल में हम लोग देखे थे ना सोहन घाटी या फिर सोन घाटी, तो ए का क्या हो जाएगा 4। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा इस तरह का मिलान करने का, तो आप लोग को क्या करना है, ऑप्शन के थ्रू से करना है और 1-2 को याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे कि हम लोग ए का हम लोग क्या देखते हैं, 1 है और 4 है, यानी ए का मिलान होगा या तो 4 से या फिर 1 से। तो पुरापाषाण काल में हम लोग क्या देखे हैं भीमबेटका के बारे में, पुरापाषाण काल में तो नहीं देखे हैं, पुरापाषाण काल में नहीं देखे हैं, तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका ए का 4। अब ए का 4 किस में है, इसमें है और इसमें है, 2 को रख के चलना है, बाकी सबको डिलीट करना है। ए का 4 सी में है और ए का 4 कहाँ है, बी में है। अब देखो बी का 1, बी का यानी मध्यपाषाण काल और यहाँ पे है भीमबेटका, बिल्कुल सही बात है, मध्यपाषाण काल में हम लोग देखते हैं भीमबेटका, तो बी का 1, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इससे बी आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है। पुरापाषाण काल में सोहन घाटी या फिर सोन घाटी, मध्यपाषाण काल में भीमबेटका, नवपाषाण काल में बुर्ज होम। भाई ये सब नहीं पता है, चलो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नवपाषाण काल को जानता है ना, नवपाषाण काल में जो है जगह मिला है आपका बुर्ज होम, नवपाषाण काल की जगह है आपका बुर्ज होम, यानी सी का 2 किस में है, सिर्फ 1 में है। देखो सी का 2 किस में है, सिर्फ 1 में है, और इसी से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सिर्फ एक को हम लोग को याद था, मान के चलो कि नवपाषाण काल की घटना बुर्ज होम की, नवपाषाण काल का जो एक पूरा स्थल है क्या है, बुर्ज होम है। क्लियर है। 42 नंबर क्वेश्चन क्लियर है। 43 नंबर क्वेश्चन फिर दिया है पुरातात्विक स्थल दिया है और उधर दिया है आपका वर्तमान स्थान। अब देखो वर्तमान स्थान दिया है और अच्छा, अभी हम लोग क्या देखे थे, बताए थे कि महाराष्ट्र जो है आपका नेवेसा में है। नेवेसा कहाँ है, महाराष्ट्र में है, मतलब नेवेसा कहाँ है भाई, महाराष्ट्र में है। यानी ए का 3 देखो, ए का 3 किस में है, तो ए का 3 इसमें है, ए का 3 इसमें है, ए का 3 इसमें है, ये तो कट जाएगा, ये कभी आंसर नहीं होगा, ये कभी आंसर नहीं होगा। उसके बाद डिडवाना जानते हैं ना, डिडवाना कहाँ है भाई, तो डिडवाना है आपका राजस्थान में। डिडवाना कहाँ है, राजस्थान में। डिडवाना है अगर राजस्थान में, यानी सी का 1 जिसमें होगा वही आंसर हो जाएगा। सी का 1 देखो यहाँ है, बस यहाँ है, देखो सी का 1 इसमें है क्या, नहीं, तो ये कट गया। इसमें है क्या, नहीं, तो ये कट गया। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर है। इस तरह करके ऑप्शन को एलिमिनेशन करके एग्जाम में बनाना है। तो आप लोग को अगर यदि 2 पता रहेगा, 3 पता रहेगा, तो उससे एलिमिनेशन करके आंसर निकल सकता है। नेवेसा है कहाँ, महाराष्ट्र में। ईसमपुर कहाँ है, कर्नाटक में। ईसमपुर कहाँ है, कर्नाटक में। डिडवाना है राजस्थान में और गुडियम गुफा है तमिलनाडु में। गुडियम गुफा कहाँ है, तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है फिर से ऐतिहासिक स्थल दिया है और व्याख्यात कारण दिया है, यानी कहाँ वहाँ से क्या मिला है उसके बारे में दिया है। अच्छा, बुर्ज होम से क्या हम लोग को देखे हैं, शिलाकृत देव मंदिर, बिल्कुल नहीं देखे। यहाँ से गर्तवास देखने को मिला है, यानी एक का तो गलत हो जाएगा। ए जब गलत हो जाएगा तो ये कट गया, ये कट गया। क्लियर है। अब देखो अब क्या है भाई, अब क्या है, चंद्रकेतुगढ़ से हम लोग को टेराकोटा का किला मिला है, यानी 2 सही है। 2 सही है तो यही है सिर्फ 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है।
बुर्ज होम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू एवं कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज जो है 1935 में हुआ है। डी टेरा एवं पेटरसन ने किया था। इस पुरास्थल से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल के प्रांत में है। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा काल के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आता है आपका गणेश्वर। गणेश्वर जो है राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान के विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर जो थे रतन चंद्र अग्रवाल, उन्होंने किया था। इस पुरास्थल से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र बरगन मछली पकड़ने वाला कांटा और विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुआ है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 45 बोल रहा है कि एक तरफ दिया है पुरातात्विक स्थल, एक तरफ दिया है आपका राज्य और एक तरफ दिया है विवरण, यानी 2024 का क्वेश्चन होगा। ये देखो क्वेश्चन है 2024 का। ये कौन पूछा है भाई? यूपीएससी पूछा है। चंद्रकेतुगढ़ अभी हम लोग देखे थे। चंद्रकेतुगढ़ है कहाँ भाई? तो चंद्रकेतुगढ़ हम लोग पता लगाए थे पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे क्या दिया है? उड़ीसा। ये कट गया। अब वन अगर गलत हो गया तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी दोनों कभी आंसर नहीं हो सकता है। अब देखो इनाम गांव हम लोग क्या देखे थे? महाराष्ट्र में। बिल्कुल सर सही बात है, इनाम गांव हम लोग महाराष्ट्र में देखे थे। तो दू अगर यदि सही है तो दू किस में है? देखो दो सिर्फ इसमें है, बस दो ही को हम लोग को पता था, ये सब हम लोग को पता नहीं था। कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आंसर निकल जाएगा, ये भी आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है भाई? पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 14 परगना जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह उड़ीसा में नहीं है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। पुरातात्विक अध्ययनों से यहाँ बृहद दीवारों वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह शहर के होने का पता चलता है। क्लियर है? इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। एक उत्तर हड़प्पा कालीन पुरास्थल है। यहाँ से ताम्रपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद मंगडू कहाँ है भाई? मंगडू है आपका केरल में। केरल के कौन सा जिला में? तो कोल्लम जिला में है। यह एक महत्वपूर्ण उत्खनित महापाषाण स्थल है। यहाँ से महापाषाणिक स्मारक समाधियाँ प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं सलीम हुन्नड जो हो जाता है आपका सली हुम्मड जो है एक प्राचीन यह आंध्र प्रदेश में है। सली हुम्मड कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। श्रीकाकुलम जिले में स्थित है। सलीम हुन्नड एक प्राचीन बौद्ध संघारम का मुख्यालय है। क्या है? बौद्ध संघारम का मुख्यालय है, जिसका निर्माण जो है लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो 7वीं से 8वीं शताब्दी तक फली फूली थी। पहाड़ के शिखर पर गोलाकार स्तूत्र चैत्य है, जबकि ढलान पर विहार फले हुए हैं। इसको पढ़ लेना है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन है विंध्य के क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव के कंकाल मिला है? तो लेकहिया से मिला है। बहुत ज़्यादा मानव का कंकाल कहाँ से? लेकहिया से मिला है। डॉक्टर जे.एन. पांडे कौन है? डॉक्टर जे.एन. पांडे। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है जिनका नाम है पुरातात्विक विमर्श। जे.एन. पांडे की पुस्तक का नाम क्या है? पुरातात्विक विमर्श। और इसके अनुसार जो है विंध्य क्षेत्र के लेखिया से, कौन सा? मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के लेखिया से शिलाश्रय संख्या 1 से मध्यपाषाणिक लघुकरण अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुआ है, जिसमें से कुछ सुरक्षित हालत में है, अधिकांश जो है क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार जो है लेखिया में 27। देखो इसके बारे में जो है विंध्य क्षेत्र के जो शिलाश्रय है, इसमें 2 वैज्ञानिक ने मतलब इतिहासकार ने अपना श्रेय दिया है, मतलब लिखा है।
एक बोल रहा है कि वहाँ से 17 मानव कंकाल प्राप्त हुआ है और एक बोल रहा है कि 27 मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 48, क्वेश्चन नंबर 48, अच्छा 47 ना, 46 हुआ था ना, 46 हुआ था, 47 है। बोल रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण से दर्शाया गया है। तो देखो अभिकथन में क्या है भाई, बिंद क्षेत्र के, अरे यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एक मिनट। हाँ, अभिकथन में दिया है बिंद क्षेत्र के पाषाणिक युगीन लोगों ने नुतल भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया। भाई अजीब टाइप का हिंदी लिखा है। बोल रहा है कि बिंद क्षेत्र में जो पाषाण कालिक लोग थे ना, उन्होंने नुतल भूतल काल में, एक काल था नुतल भूतल काल, उसमें जो है गंगा घाटी की तरफ जो है भाग गए थे। और कारण में दिया है जलवायु परिवर्तन कारण हुआ, इस काल में शुष्कता चरण पर था। बोला कि जलवायु परिवर्तन हुआ जिसके कारण सूखा पड़ गया था क्षेत्र में, जिसके कारण इन लोग जो है इस काल के यानी नुतल भूतल काल के आदमी जो है वो गंगा घाटी की ओर प्रवचन कर गए। तो देखो दोनों शूट कर रहा है ना, शूट कर रहा है, इसको मिला के लिखते हैं। बिंद क्षेत्र के पाषाणिक युगीन लोगों ने नुतल भूतल काल के अंत में गंगा घाटी की ओर प्रवचन किया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हुआ जिसके कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, ये कारण जो है इसका सेटिस्फाई कर रहा है और दोनों सही है, 1 2 दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में कौन लिखा है, तो जी.आर. शर्मा ने सराय नहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दिया कि नुतल भूतल काल के अंत में सूखे के कारण बिंद क्षेत्र में भोजन की कमी हो गया, जिसके कारण लोग जो है गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवेश करने लगे। क्लियर है? कौन लिख रहा है, जी.आर. शर्मा जी लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। यानी अरे भाई सीधा सीधी क्वेश्चन पूछ सकता था कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। तो वही चीज़ लिखा है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। रटा हुआ आंसर, अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 ईस्वी से 1893 ईस्वी को के बीच एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात हुआ था। उन्हें भारतीय पुरातात्विक के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नामकरण चेंज करके इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है, ये आपका भोपाल में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन 51 क्वेश्चन, मानव सभ्यता के विकास की कहानी, यानी क्या बोल रहा है, देखो मानव सभ्यता जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ की विकास की कहानी जो है दर्शाने वाला देश यानी भारत की बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, भाई क्या खतरनाक क्वेश्चन पूछा है, अजीब टाइप का। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है, ये क्वेश्चन ये वाला है, बाकी सब फालतू बुड़बक बनाने के लिए पूछा है। ये वाला जो है ना, देखो मेन क्वेश्चन यही है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है, बस यही क्वेश्चन है। बाकी सब जो है टाइम वेस्ट करने के लिए लिख दिया है। तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे है, भोपाल में है। क्लियर है? तो आप लोग पहले जाके प्रागैतिहासिक काल का पहला वाला लेक्चर देखिए, उसके बाद आके जो हम लोग घटना चक्र यानी पूर्वावलोकन में इसको कराए हैं, इसको देखिएगा तो समझ में आएगा, क्वेश्चन भी बनेगा। और देखे होंगे आप लोग लगभग
51 क्वेश्चन है और इसमें आपका 45 क्वेश्चन तो हूबहू मिला होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिंधव सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।